चंपा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और जो है यूपीपी, इन सभी परीक्षाओं को सम्मिलित करके एक टेस्ट पेपर सीरीज बनाया गया है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों को हम आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि भारत का सर्वाधिक कैंसर उत्पादक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक कैंसर उत्पादक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? तो वो है आपका भारत का सर्वाधिक कैंसर उत्पादक राज्य, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ये पहला ऑप्शन सही है, भारत का सर्वाधिक कैंसर उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न देखिए, मैंने आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब शायद सही दिखे। दूसरा प्रश्न क्या है कि लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो फिर देखिए, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो ये जो अधिकार है वो है आपका चुनाव आयोग को है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार ये चुनाव आयोग को है। ये सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फिर देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र है। शुक्र जो है फिर देखिए वो सौर का सबसे चमकीला ग्रह है। ऐसे ही आसान प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला जनरल नॉलेज का प्रश्न देखिए, पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है। तो फिर देखिए, पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना कितनी होती है? तो 3 श्रेणी संरचनाएं होती हैं पंचायती राज प्रणाली में। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो फिर देखिए, नीति आयोग जो है, नीति आयोग जिसका पहले नाम योजना आयोग था, अब उसका नाम नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो एक सलाह देने वाला निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही जो ऑप्शन है वो है एक सलाह देने वाला निकाय है। जो नीति आयोग है हमारा वो एक सलाह देने वाला निकाय है। यहाँ पर मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, एक सलाह देने वाला निकाय है। आगे देखिए, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का जो मुख्यालय है तो वो फिर देखिए कहाँ पर है? तो है आपका पेरिस में है OECD का मुख्यालय। OECD का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा रहा है? तो फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद, संसद, 4 ऑप्शन है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर जो संसद ऑप्शन है वो आपका ये ऑप्शन सही है। संसद से जो है किसी संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में उत्पोदक के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो फिर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है? तो ऑप्शन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ग्लूकोज है, क्लोरोफिल है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है? इसका सही ऑप्शन है फिर देखिए वो है जल। जल में जो है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है वो है जल। आगे देखिए, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये तो सबको आता होगा कि दूध का दही में परिवर्तित होना ये क्या कहलाता है? तो फिर देखिए, दूध का दही में परिवर्तन होना ये आपका जीवाणु द्वारा होता है। दूध का दही में परिवर्तन, दूध का जो दही में परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो जीवाणु के द्वारा होता है, दूध का दही में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो फिर देखिए, जो हमारे नसों में खून दौड़ता है उसको थक्का बनने से किसके द्वारा रोका जाता है? तो ये हिपेरिन के द्वारा इसे थक्का बनने से रोका जाता है। तो इसका सही जवाब है हिपेरिन।
देखिए फ्रेंड, आपको करंट अफेयर और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण करंट अफेयर की नॉलेज हम आप अपने चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर देते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो ऑप्शन में क्या है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, गाउंडन ऑस्टिन K2 है। तो फिर देखिए, जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट नहीं है। माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का है। कंचनजंगा ये तो भारत का है, लेकिन जो है ये सर्वप्रथम सर्वोच्च पर्वत शिखर नहीं है। ना ही नंदा देवी है। K2 आपका इसका सही जवाब है। K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन जो है ये जो है भारत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है। अगला प्रश्न क्या है कि किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में क्या होता है? तो फिर देखिए, किसी वस्तु की मांग में गिरावट, कोई वस्तु है उसकी मांग में गिरावट आ रही है तो ये उपभोक्ता की आय में क्या होता है? आय के साथ क्या होता है? तो अगर किसी वस्तु की मांग में गिरावट आएगी तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जनरल नॉलेज में कुछ कंप्यूटर के भी प्रश्न आ जाते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप तो कक्षा 1 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क ये CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, इसका सही जवाब क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो फिर देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन जो है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से की प्रक्रिया है। तो फिर देखिए, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन देखिए, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में जो है वो अपरदन है ऑप्शन में, और क्या है? और संघर्षण है और अपघर्षण है और अपक्षय है। तो इसका सही जवाब है अपक्षय। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो फिर देखिए, रेपो रेट ये मौद्रिक नीति का घटक है, और देखिए क्रेडिट संभाजन ये भी मौद्रिक नीति का घटक है, नैतिक उत्तेजन ये भी मौद्रिक नीति का घटक है, लेकिन सार्वजनिक ऋण जो है ये मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने किस ग्रीक शासक को हराया था? तो फिर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया था? तो ये जो है ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन देखते हैं, अलेक्जेंडर है, डेरियस है, मेगास्थनीज है, सेलूकस है। तो जो है सेलूकस को जो है ग्रीक शासक को हराया था, वो कौन सा था? तो था सेलूकस। सही ऑप्शन इसका ए है। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो फिर देखिए, क्लोरोफिल जो है हमारा उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में ये आपका कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो वो है पोषक तत्व लोहा, मेगास्थनीज, मैंगनीज, कॉपर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है मेगास्थनीज। सॉरी फ्रेंड, मैग्नीशियम जो है वो आपका सही जवाब है। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो वह मैग्नीशियम जो है ये पोषक तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रबंध है? तो किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रबंध है? देखिए फ्रेंड, जो भारतीय हमारा संविधान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे का निर्माण किया गया है। कहने का मतलब है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये है भारतीय संविधान। और इसे किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो भारत के आर्टिकल 352 में जो है ये संविधान, आर्टिकल 352 जो है भारतीय संविधान में जो है आपातकाल का प्रावधान है आर्टिकल 352 में। अगला प्रश्न क्या है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है?
तो फ्रेंड देखिए किस तापमान पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये ऑप्शन इसका है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, तो यह प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखिए, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो फिर देखिए जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए जो प्रत्याशी है उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो कम से कम जो आयु है वो ऑप्शन में क्या है, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, CAD का असंक्षिप्त नाम क्या है। तो फिर देखिए CAD का जो असंक्षिप्त नाम है वो क्या है, CAD का संक्षिप्त नाम ऑप्शन में देखिए क्या है, कॉमन एडेड डिज़ाइन है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन है, कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन। मतलब अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जो ये एडेड डिज़ाइन है वो सेम है, सब में जो है एडेड डिज़ाइन ये सेम है, सब में जो है ये एडेड डिज़ाइन जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर अलग क्या है। तो फिर देखिए अलग जो है वो क्या है, तो अलग जो है वो है कॉमन, कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन, कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स, कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। तो फ्रेंड देखिए निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। सर हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन क्या है, सेफ्टी पिन, भाप का इंजन, एक्सरे, सेफ्टी लैम्प। तो सर हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था, तो सेफ्टी लैम्प का यहाँ पर जो आविष्कार है वो सर हम्फ्री डेवी ने किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल से भी संबोधित किया जाता है। तो भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल से भी संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, इसका सही ऑप्शन है भूटान। भूटान को जो है भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल से संबोधित किया जाता है। तो ड्रग यूल से फिर देखिए ये भूटान को संबोधित किया जाता है ड्रग यूल से। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो वर्ष 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ऑप्शन क्या है, अब्दुल गफ़र खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, मुजफ्फर अहमद। तो अब्दुल गफ़र खान के गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रेंड देखिए वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी। तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो किसके कार्यकाल में हुई थी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पर हम एक नज़र डालते हैं। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी क्या है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो ये तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन उनके समय में सन 1905 में ये बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 ईस्वी में। तो ऐसे ही फ्रेंड आपके यूपी में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई। तो भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना है वो कब की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन जो है वो आपका क्या लिखा है, 1888 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई, तो 1872 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम जनगणना की गई। सर्वप्रथम जनगणना भारत में 1872 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड देखिए जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में है हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो हुमायूं का मकबरा इसका सही जवाब है, नई दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है। तो
चिनूक नुकी क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तो ऑप्शन क्या है? प्रेयरी, सवाना, पंपास, वेल्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सही जवाब है प्रेयरी। प्रेयरी में चिनूक स्थानीय पवन चलती है, प्रेयरी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया? तो निम्न में किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पर एक नज़र हम डालते हैं तो ऑप्शन में है वैरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है सर जॉन शोर, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। तो किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किया गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आपका सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है? तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पर एक नज़र अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, ऑप्शन बी है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, ऑप्शन सी है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, ऑप्शन डी है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ये जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो फिर देखिए, नोबेल पुरस्कार ये आपको कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न क्या है, किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? किस मुगल शासक काल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो इसका सही जवाब है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो थी वो अपने चरम पर थी। जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो फिर देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है इनमें से किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन क्या है? ज्योतिराव फुले, श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन है ई.वी. रामस्वामी पेरियार। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ये ज्योतिराव फुले ने लिखी। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न के, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू की? तो विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू की? तो ऑप्शन में क्या है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तो इसका जो फ्रेंड्स सही जवाब है वो है फ्रांस। फ्रांस ने जो है विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू की। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो क्या करता है? तो ऑप्शन में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और क्या है? गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका ऑप्शन सी सही है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार जो है वो हमारा आर्टिकल 22 कहता है। अनुच्छेद 22 जो है वो हमारा यही कहता है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है आर्टिकल 22 में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद। तो देखिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है। तो कहाँ पर उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है? तो ये है, इसका सही जवाब है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान अवस्थित है। इसका सही जवाब है शाहजहाँपुर, ऑप्शन डी। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया? तो फिर देखिए 1950 में जो है उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। तो पहले इसका नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? तो संयुक्त प्रांत नाम था। तो सन 1950 ईस्वी में इसका नाम जो है ये उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही है। थैंक यू फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो के लिए एक लाइक करेंगे और इससे मोटिवेट होकर अगला आप तक वीडियो अपलोड कर सकें। धन्यवाद।